हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बढ़िया सी सीरीज जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स के सभी ग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये ग्राफ वाली सीरीज देखते हैं तो आप इतना विश्वास रखिए कि एक सिंगल ग्राफ भी आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आपके इन वीडियोस से बाहर चला जाए। ऐसा आप नहीं देखेंगे। जैसे अगर आज की इस वीडियो में हम जो ग्राफ करने वाले हैं, उसके बाद आप अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, आप जहां से आपका मन है वहां से आप क्वेश्चन उठा लो, ग्राफ आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो जरूर इस सीरीज को पूरा फॉलो करना है आपको, और जो मैं आपको इस साल पढ़ा रहा हूं उसको पूरा फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए, टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और पूरा करेंगे, बढ़िया करेंगे और एक एक चीज कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जिन बच्चों ने इसकी जैसे पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो उनको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहां पर आप आगे जाओगे तो फाइल वाला सेक्शन होता है। अगर आप ये वीडियो बाद में देखें तो फाइल वाले सेक्शन में जाकर के आपको सभी जो पीडीएफ वगैरह है वो मिल जाएंगी। बाकी आप ऐसे स्क्रॉल करोगे इसको तो भी आपको पीडीएफ वगैरह इस तरीके से मिलने लगेंगी। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना, तो आपको हमारी ये बुक फिजिक्स क्वेश्चन बैंक फॉर 2023-24 इन एसोसिएशन विद एडुकार्ड, इसको परचेज करना चाहिए। इस बुक में आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर में 100 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर जो है मेरा बहुत अच्छा हो गया। इसमें आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक बच्चे को पहले ये चीज क्लियरिटी हो, पहले ही उसने देखी हो कि बुक अंदर से कैसी दिखती है। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी, आप जानते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने अगर नहीं देख पाई हो वो वीडियो के बुक अंदर से कैसे दिखती है, इसमें कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे जाकर के आप इस बुक को अंदर से भी देख सकते हैं कि इसमें एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, काउंट करके बताया है और कैसे कैसे क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके 95 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाए फिजिक्स में, तो आपको ये बुक जरूर से परचेज करना चाहिए। हाँ, और इस बुक को परचेज करने की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक होगी, कमेंट सेक्शन में जो पहली लिंक होगी, ये आपको मिल जाएगी, वहीं से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं किसी भी चैप्टर में या किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो आपको हमेशा ग्राफ के जो गोल्डन रूल होते हैं उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आ जाता है, तो ये वाला पार्ट मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा सभी को। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे समझना है ग्राफ के गोल्डन रूल क्या है। जैसे मान के चलिए कि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दो एक्सिस के बीच में, लेट्स से ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। क्लियर। आप सभी जानते हैं कि यदि y और x के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर है। तो ग्राफ जो बनता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये चीज हमने समझी है ना। इसके बाद अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो हमें ग्राफ बनाना है फिर से दो एक्सिस के बीच में, लेकिन इस बार क्या है कि y और x का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अगर रिलेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके का। ये कर्व बनेगा इस तरह से। ठीक है नाउ, इसके बाद अपवर्ड कर्व बनेगा। नाउ अब मान के चलिए कि अगर यही सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी है, हमेशा ध्यान देनी है। यदि मान के चलो कि रिलेशन y और x के बीच में कुछ ऐसा है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या मैं ऐसे बोलूं x इनवर्स रिलेशन है, तो अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो कर्व आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे। ठीक है नाउ, अगर ये जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है, यदि रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि ये इस पे पावर लगी एक्स स्क्वायर,
तो इनवर्स है, तो यही कर्व थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। तो देखो यहां से ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि जैसे मान के चलो y x बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स में है ना, तो x बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है, तो ये जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मान के चलो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ग्राफ कुछ ऐसे बना है, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब है, तो x अगर बढ़ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि क्यूब है तो क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, अब क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब और रैपिड इसका डिप्लीशन होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का और जल्दी जल्दी इसको टच करने लग जाएगा। बताइए क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनने वाले हैं। ठीक, अगर ऐसे हो जाए y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर इस तरीके से मिल जाए कोई कंडीशन, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? बस इसी ग्राफ को आप ऐसे पलट दें। ये सारी चीजें मैं आपको हर बार बताऊंगा, हर एक वीडियो में। ये देखिए, क्लियर है? तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके काम आएंगे, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्लियर? अब हमें समझना है कि ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। क्लियर नाउ? अभी देखिए, जो पहला जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है ग्राफ बिटवीन या ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। मतलब आपको E वर्सेस R एक ग्राफ बनाना है, E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, किस किस के लिए बनाना है? फॉर पॉइंट चार्ज एंड फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक ही स्लाइड में बनाएंगे ताकि कंपैरिजन भी हम अच्छे से कर पाए। ठीक नाउ, तो अभी देखिए, आपको E वर्सेस R का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि यहां पे पहली चीज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसको हम लिखते हैं KQ/R², KQ/R², यही फॉर्मूला होता है। पक्का? नाउ अब मुझे बनाना है ग्राफ। तो यहां पर मैंने लिखा ये E है और ये R है। ठीक नाउ, अभी आप समझिए कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है। इस तरीके से रिलेशन है ना, E जैसे K और Q कांस्टेंट है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये रिलेशन है। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखिए, हाँ, पॉइंट चार्ज में ऐसे होता है, ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। क्लियर है? तो आप यहां पर ये चीज लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये इस तरह का ग्राफ बना है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ग्राफ बनाना है फॉर पॉइंट चार्ज, किसके लिए बनाना है? सॉरी, पॉइंट चार्ज तो बना दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मुझे बनाना है। ठीक, बहुत सारे ग्राफ हम करने वाले हैं, बढ़िया से उसमें करेंगे डायपोल। तो डायपोल के लिए क्या करूंगा? फॉर्मूला होता है K2P/R³, ये एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है नाउ, इसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए होता है डायपोल में ये एक्सियल पॉइंट के लिए हो गया, एक्सियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है? 2P की जगह पे बस क्या होता है? P होता है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ना। तो अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? KP/R³, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे P क्या है? P है डायपोल मोमेंट। भाई ये आपको याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो काम नहीं बन पाएगा आपका। क्लियर है? ये तो हम याद कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हमें यहां पे समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में किस तरीके का रिलेशन है। यहां पे देखो, जरा ध्यान से देखना क्या रिलेशन है। देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है दैट फॉलोज इनवर्स ऑफ क्यूब, या कहें क्यूब ऑफ इनवर्स। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां पर देख रहे हो 1/R² है और यहां पे 1/R³ है। दैट मीन्स, अब देखो आप समझ रहे हैं कि इन दोनों का भी जो रिलेशन है वो इनवर्स है। दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा उठा हुआ ग्राफ है और ये यहां पे जो डिप्लीट हो रहा है वो जल्दी हो रहा है,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी 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 डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है इसकी कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है ना। चलो, तो यहां पर अगर मैं ये शो करना चाहूं तो इस तरीके से दिखा सकता हूं। ठीक है, ये हो गया डायपोल के लिए। किसके लिए हो गया, डायपोल के लिए। तो आप यहां पर ये चीज भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल decreases rapidly in comparison electric field due to point charge with distance। ठीक है ना। अगर हम इसकी कंपैरिजन करना चाहें, अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, आप यहां पर देखिए, E वर्सेस R फॉर पॉइंट चार्ज एंड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे करना है कंपैरिजन। क्या करना है, या इस क्वेश्चन में हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है नाउ, तो मैं लिख देता हूं कंपैरिजन बिटवीन E वर्सेस R। ठीक है नाउ, तो कैसे करेंगे जी, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, सबसे पहले फिर से वही ग्राफ वाली लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हमने ये एक एक्सिस बनाई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, ये E हो गया, ये R हो गया, ये तो सारी चीजें नॉर्मल चलेंगी। ठीक है नाउ, अब हमें ग्राफ बनाना है तो हम एक काम करेंगे, जैसे अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए बनाता हूं तो पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ऐसा हो गया, ये कंपैरिजन वाला ग्राफ है, ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। ठीक है नाउ, अब अगर सेम ग्राफ मुझे बनाना है सेम ये एक्सिस में डायपोल के लिए, तो ऐसे बनाऊंगा। ये देखो, इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और यहां मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली जो है ये जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही है और ये धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर है, ये कंपैरिजन वाला ग्राफ हो गया। फर्स्ट चैप्टर ग्राफ सीख गए तो सेकंड चैप्टर के भी आपको और आसान लगेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर चार्ज्ड कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर और फॉर कंडक्टिंग शेल। तो चाहे हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, कंडक्टिंग स्फीयर चाहे सॉलिड भी होगा, कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, और अगर कंडक्टिंग शेल है तो सरफेस पे रहने, शेल मतलब हॉलो स्फीयर। क्लियर है नाउ, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास एक स्फीयर होगा, ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया। देख, अब हमने इसको चार्ज दे दिया, ये हमने इसको चार्ज दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ आएगा, चार्ज आएगा सरफेस पे। चलो, तो ये हमने इसको चार्ज दे देते हैं। ठीक है नाउ, अभी हमें ग्राफ बनाना है E वर्सेस R। सभी लोग समझते हैं ग्राफ कौन सा बनाना है, E वर्सेस R। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे बना दी डिस्टेंस, तो ये हो गया E वर्सेस R ग्राफ। क्लियर है नाउ, ध्यान से देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि भाई एक्चुअल में एक कंडक्टिंग स्फीयर किस तरह से या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नाउ हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज 0, तो इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, लेट्स से सेंटर को हमने ओरिजिन नाम दे दिया O पॉइंट। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से चाहे हम कहीं पे भी हो, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, 0 होगी। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, 0, जब तक हम इसकी रेडियस पर नहीं आ जाते। जैसे हम इसकी रेडियस, या कहूं जैसे हम इसकी रेडियस या कहूं कि इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, पेरीफेरी पे, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि होती है मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस पे, कंडक्टिंग शेल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मैक्सिमम। ठीक है, फिर जैसे ही हम इसकी सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। ये सरफेस से हम बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है और कि कौन सा रिलेशन को फॉलो करती है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी ये है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है, या मैं इसको बढ़िया से ऐसे बना देता हूं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ऑन सरफेस, ठीक। चलिए, तो ये चीज आपको पॉइंट्स क्लियर है नाउ। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना, भाई ग्राफ एग्जाम में आते हैं, ग्राफ एग्जाम में आते हैं और आपको समझने होते हैं नाउ। तो आप ये देखिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं उसके सेंटर की, ये डिस्टेंस है, अगर मैं बात कर रहा हूं उसके सेंटर की, ओरिजिन मैंने इसको नाम दे दिया, तो मैं देख रहा हूं कि जब तक मैं सरफेस, देखो भले ही मैं इसके सेंटर से और आगे बढ़ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, सरफेस पे जाके एकदम मैक्सिमम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये जीरो ही रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी, जीरो ही रहेगी, जीरो ही रहेगी, और उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचूंगा सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम। तो मैं दिखा रहा हूं कि मैं अगर सरफेस पे पहुंच गया, सरफेस पे डिस्टेंस को मैंने किससे दिखाया? स्मॉल आर से। तो डिस्टेंस कितनी है सरफेस पे? डिस्टेंस बराबर है रेडियस के, ऐसे लिखा, डिस्टेंस बराबर है रेडियस के। क्लियर है? तो मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर तो जीरो थी पहले, अचानक से हो गई मैक्सिमम ऑन द सरफेस। देखो दिखाया, जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। अब इसके बाद आप ये देख रहे हो, जैसे आप सरफेस से बाहर जाओगे तो ये कैसे फॉलो करेगा? ये इस दिस कर्व जो है वो ऐसा हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। बताइए, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें ये समझ में आई होंगी, ठीक। अब ये डिस्टेंस आगे बढ़ी रही है तो वो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी जो PDF है पूरी वो टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो देखो वैसे ही करना है सब कुछ कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर भी चार्ज होगा और बाहर भी चार्ज हो। कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो चार्ज सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग वाले केस में ऐसा नहीं होता, चार्ज जो है हर पॉइंट पर बिखरा होता है। तो हमने मान लिया इस तरह से इसकी सरफेस पे भी होगा चार्ज, ठीक है। नाउ अभी आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे मान के चलो, मैंने कहा कि इसकी जो टोटल रेडियस है वो है कैपिटल R, मान के चलो, ये मैंने मान लिया कैपिटल R। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान के चलो कि आपको इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस होती है R। जैसे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इस पॉइंट पे, तो मैंने इस पॉइंट से ही पास होते हुए गॉसियन सरफेस बनाई ना, जिसकी रेडियस कितनी मानी? R, ठीक है। अब मान के चलो कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास करती हुई बनाता हूं, है ना। तो एक्चुअल में, और फिर हम गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? गॉस थ्योरम हम ऐसे अप्लाई करते हैं, फाई या E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या होता है? Q एनक्लोज्ड, कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आप देखो, अगर आप इस छोटी सी डिस्टेंस से निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, तो कम चार्ज इनसाइड होगा इसके गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर आप यहां निकाल रहे हो तो चार्ज ज्यादा अंदर होगा गॉसियन सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनेगी। अगर आप यहां निकाल रहे हो तो आप जो गॉसियन सरफेस बनाओगे उसके अंदर और ज्यादा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। लेकिन जरा आप सोचो, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, और सेंटर पे बनाओ, एग्जैक्ट सेंटर पे, तो चार्ज जरा भी एनक्लोज नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे, तो आप ये देख रहे हो कि जैसे आप सेंटर से बाहर जा रहे हो, गॉसियन सरफेस के अंदर और ज्यादा चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओ फाइनली सरफेस पे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो हम देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है, एग्जैक्ट सरफेस पे बना रहा हूं, तो जो गॉसियन सरफेस है वो सारे के सारे चार्ज को एनक्लोज कर लेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मैक्सिमम। ऐसा ही होता है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था
तो अब जैसे नोट्स में तो ये चीज नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं ठीक है। तो यहां से मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये मैं बोलता हूं इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने 3 पॉइंट्स बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप अंदर से बाहर जा रहे हो सरफेस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और जब आप बाहर से इस तरीके से जा रहे हो सरफेस से बाहर की साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो ये बढ़ रही है यहां पे मैक्सिमम, यहां पे कैसी है, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे कैसी है, यहां पे 0 है, बिल्कुल सेंटर पे 0 एट सेंटर, या चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, क्या चल रहा है ये ध्यान से देखना, 0 एट सेंटर। ठीक है ना, क्लियर है तेरी बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी होती है। तो आप इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी इनसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है 8/3 R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 8/3 R बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे वही हम निकालते हैं, इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर होती है। हम चाहते हैं तो इसको इसकी जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी प्रूव कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अंदर आप इस चीज को समझें कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप भी देख रहे हो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, और बाहर सरफेस पे और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस से बाहर की साइड, सरफेस पे तो मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी आपको समझना है कि अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो ये मैंने बना दिया, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा R। ध्यान से देखना, अभी ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, सेंटर पे 0, तो सेंटर से बढ़े, क्योंकि हमने देखा है कि सेंटर से आप आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। ठीक, और इसके बाद आपने देखा कि सरफेस पे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो मैं इसको बोल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई सरफेस पे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई सरफेस पे, और उसके बाद इस तरीके से ये डाउनफॉल हो जाएगा इसका, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे समझना है कि ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मैक्सिमम, और बाहर जाओगे तो ये। ठीक, इस सरफेस पे भी हम जो मेन फॉर्मूला ये होता है KQ बाय R स्क्वायर, यहाँ से डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, और अब हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर लीनियर चार्ज्ड वायर। तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके का ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक चार्ज वायर है, ठीक, तो ये चार्ज वायर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जरा मुझे बताओ, फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो यहाँ पे 2 ग्राफ बन जाते हैं। पहला जो ग्राफ बनता है दैट इज बिटवीन, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो पहला जो ग्राफ बनता है दैट इज बिटवीन E वर्सेस लैम्डा। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, और अगर मैं ये देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कैसा है, तो ग्राफ बनेगा ये देखो, यहां पर इस तरह ग्राफ बन जाएगा, दिस इज E वर्सेस R।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। क्लियर है? तो ये ग्राफ हो गया, ये पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कूलाम लॉ पर रिलेटेड क्वेश्चन। इसको हमने हालांकि ये ग्राफ वगैरह हम वीडियोस में जो डिटेल्ड लेक्चर होते हैं उसमें भी कराते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी देखिए, अभी हमें नेक्स्ट ग्राफ बताना है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक ग्राफ अगर मिस हो गया या एक ग्राफ वाली सीरीज अलग से होना चाहिए ताकि बच्चे अलग से इसको रिवाइज कर पाएं। ठीक है, देखिए, तो प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन बिटवीन f वर्सेस 1/r²। तो आपको अगर ऐसा करना है तो देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको ग्राफ बनाना है f वर्सेस r। क्वेश्चन पढ़ लो, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन बिटवीन कूलाम फोर्स f वर्सेस 1/r²। मतलब आपको जो ग्राफ बनाना है दैट इज f वर्सेस 1/r²। क्लियर है? आगे, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। और ये जो ग्राफ आपको बनाना है ये बनाना है 2 पेयर ऑफ चार्जेस के लिए। जो पहला पेयर है चार्जेस का जिसमें 1 कूलाम और 1 माइक्रोकूलाम और 2 माइक्रोकूलाम के चार्जेस हैं, और दूसरा जो पेयर है वो है 1 माइक्रोकूलाम एंड 3 माइक्रोकूलाम का चार्जेस, बट ये -3 है। ठीक है, तो पहली चीज आपको समझना है कि यहां पर जो है ये सिमिलर चार्जेस हैं, तो इसमें जो फोर्स होगा दैट इज रिपल्जन फोर्स होगा, इसमें रिपल्जन। और ये ऑपोजिट चार्ज हैं तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ग्राफ हमें बनाना है इसमें समझिए बढ़िया से कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ f वर्सेस r² होता, f वर्सेस r²। इस तरीके से f वर्सेस r² बनाना होता तो ग्राफ इस तरीके का बनता, लेकिन दिस ग्राफ इज बिटवीन f एंड 1/r²। तो f और 1/r² का रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्यों? हमने पढ़ा f इज इक्वल टू k q1 q2/r²। तो भाई एक पर्टिकुलर पेयर के लिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है ना? तो ये चीज आप समझ जाएंगे। नाउ तो देखिए, तो अभी हमें दोनों फोर्सेस बताने हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी और रिपल्जन फोर्स भी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहां पे हमने दिखा दिया कि भाई ये हो गया f अट्रैक्ट, मतलब f हो गया, और ये भी हो गया f, लेकिन ये हम बताएंगे कि भाई ये पॉजिटिव है और नीचे हम नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव बताएंगे, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्जन आप यहां पे बता सकते हैं। क्लियर है? तो मैं ऊपर की साइड दिखा देता हूं रिपल्जन और नीचे की साइड दिखा देता हूं अट्रैक्शन। क्लियर है? अभी समझना है आपको कि यहां पे अगर हम पहले पेयर की बात करें, पहले इस पेयर की बात करें, तो इसमें दो चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलाम है 2 माइक्रोकूलाम। तो आपने पढ़ा है कूलाम लॉ में पहली दो बातें जो कहते हैं दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो आप ये समझिए कि हम इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइक्रोकूलाम एंड 2 माइक्रोकूलाम, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें। तो हम क्या देखते हैं कि भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका हो रहा है, ये वाले पेयर का, सॉरी ये नीचे वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, नीचे वाले का प्रोडक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार फिर समझिए, देखो हमने पढ़ा है कूलाम लॉ ये कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब जिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट जो होगा मैग्नीट्यूड का वो ज्यादा होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स लगेगा ज्यादा, और जिनका कम प्रोडक्ट होगा उनके बीच में फोर्स लगेगा कम। क्लियर है? तो आपको बस यही बात समझनी है कि ये जो है अट्रैक्ट, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये वाले में अट्रैक्शन होगा, तो इसको हम नीचे दिखाएंगे। ये हमने अट्रैक्शन वाली एक्सिस बताई है तो इसको हमने दिखाया नीचे। ठीक, और इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, जैसे आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, इसको हम ये देखें तो ये जो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है ये कैसा है, ये ज्यादा है ना, तो इसका जो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये y इज इक्वल टू m और ये x, तो ये जो m क्या है इसका स्लोप बताएगा, है ना। तो एक्चुअल में ये जो स्लोप है इसका क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो लेट्स से अगर मैं इसको
θ2 बता रहा हूं, अगर ये दूसरा वाला पेयर है तो ऊपर वाले को बता दूंगा θ1। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि फोर्स बिटवीन फोर्स और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए, और दूसरा वाला जो हमने बताया है दिस इज कॉल्ड θ1, और इसका जो स्लोप है वो हमने छोटा बताया। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ये कम होने वाला है। तो दिस ग्राफ इज फॉर 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, एंड दिस ग्राफ इज फॉर 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, और ये अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? ठीक है ना? जरूर से कमेंट करके बताना भाई, ये सारी चीजें कलेक्ट करने में, सारे के सारे ग्राफ वगैरह इकट्ठे करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही है। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, आप बढ़िया से इनको प्रैक्टिस करो, फिर आप कह दो कि सर अब मुझसे ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जो ये मान के चलिए कि एकदम आपके लिए अचूक है, रामबाण इलाज है आपकी क्लास 12th के लिए। आप इतना पढ़ लोगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैनल पे, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम टाइम पे जब आप बैठे होगे ना, पेपर जब आप लिख रहे होगे, तब आपको ध्यान आएगा कि सर ने ये सारी चीजें तो पहले ही करा दी हैं। इसलिए कह रहा हूं लगातार चैनल के साथ जुड़े रहो, कोई वीडियो को मिस मत करो। हाँ, और अगर इन वीडियो को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करो, बाकी और स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ जी ये सारी चीजें आगे तक पहुंच रही हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ए एंड बी हैविंग रेडियाई RA एंड RB। यहां पे क्या दे रहा है कि दो कंडक्टिंग शेल हैं। चलो मैं यहां बता देता हूं, दो कंडक्टिंग शेल हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो कंडक्टिंग शेल हो गई। ठीक है, अब एक क्या है? एक है RA, मतलब इसकी जो रेडियस है वो है RA, और इसकी रेडियस है बाहर वाले की RB। समझना जरा बात को। इसके बाद क्या कह रहा है? यहां पे लिखा है RB छोटा है और RA बड़ा है, सॉरी RB बड़ी है और RA छोटी है, वही हमने यहां पे बनाई है। क्लियर है? आगे देखो, चार्ज टू QA एंड -QB, मतलब इस पर जो चार्ज है यह है QA, इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूं। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा है? ये QA चार्ज इसको दिया गया है जो कि पॉजिटिव है। कितना चार्ज है? QA। क्लियर? नाउ QA इसको चार्ज दे दिया गया। ठीक है, नाउ इसके बाद जो बाहर वाला है उसको दिया गया -QB। क्या दिया गया? -QB। तो यहां पे दिखा देता हूं -QB। ऑब्वियसली बात है, चार्ज जो होगा वो कहां आएगा? सरफेस पे आएगा, तो यहां पे दिखा दिया -QB। चलो, तो यहां लिख देता हूं QB चार्ज है, ये माइनस का है। ठीक है, नाउ अब बताना आगे क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे आगे दे रहा है कि QB का जो मैग्नीट्यूड है ये QA से बड़ा है। मतलब आप ऐसे मान, QB का मैग्नीट्यूड देखो जरा, ये बड़ा है किससे? QA से। मतलब ऐसा मान लो कि बाहर अगर 10 कूलाम चार्ज है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, तो बाहर अगर इस बाहर वाले सरफेस पे अगर 10 कूलाम चार्ज है तो हो सकता है कि अंदर वाले पे जो चार्ज हो वो 7 कूलाम हो। कितना हो? 7 कूलाम। ठीक, लेकिन ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो हमने इसको लिखा -10 और इसको लिखा +7। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बताना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज, मतलब अगर हम एक यहां से हम देखें, सेंटर से पास होती हुई लाइन अगर हम देख रहे हैं, तो ये बताइए कि इस लाइन के अलोंग, मतलब सेंटर से बाहर जाते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन इनमें से कौन सा ग्राफ बढ़िया से शो कर रहा है। ठीक है, इन ग्राफ को अगर मैं नाम देना चाहूं तो बिल्कुल यहां पे दे दूंगा। लेट्स से ये हो गया फर्स्ट वाला ग्राफ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये चारों जो ग्राफ हैं ये हैं E वर्सेस R ग्राफ। तो हम अपनी कहानी को समझेंगे और उसके बाद इन सभी ग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज समझना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो पहली चीज समझो कि यहां पर ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है। सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये सारी चीजें हम समझते हैं। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? हमने मान ली। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ऐसा हम बनाएंगे, ये यहाँ पे बनाऊंगा E और यहाँ पे बनाऊंगा, ये जैसे दो एक्सेस दिखाई है ना, चलो यहाँ बना लेता हूं R।
तो ये E हो गया और ये R, मतलब डिस्टेंस हो गई। क्लियर नाउ? तो आप देखिए सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर नाउ? इसके बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आगे बढ़ जाओ, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब आप सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज्यादा, एकदम अचानक से 0 थी, अब 0 से कहां गई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम। कैसे हो गई? मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अचानक से जैसे आप एक ही रेडियस पे आए, RA पॉइंट पे आप आ गए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये सडनली या कहूं इमीडिएटली कैसी हो गई, ये हो गई मैक्सिमम RA। नाउ ये हो गई मैक्सिमम। ठीक है, नाउ अभी समझना किस पे ज्यादा चार्ज होगा, किस पे नेट चार्ज ज्यादा होगा, एक चीज देख लेते हैं। जैसे इसमें इस दौरान क्या हो रहा होगा, जैसे कि आप ये देखें कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, इस सरफेस पे कैसा चार्ज था, +7 कूलाम। ठीक, तो ये सरफेस पे +7 कूलाम चार्ज था, तो ये वाला जो प्लस चार्ज है हटा दो इसको। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला जो प्लस चार्ज है, ये इनर ये वाले स्फीयर का, अंदर वाले स्फीयर का जो प्लस चार्ज है, ये बराबर का जो माइनस चार्ज है इसमें से अंदर इंड्यूस कर लेगा। हमेशा ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव ये आउटसाइड के नेगेटिव को खींचेगा ना, इसने नेगेटिव को खींच लिया, इंड्यूस कर ले, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस कर लिया। देखिए जरा, ये इंड्यूस कर लिया। अगर ये 7 कूलाम चार्ज था, अगर ये 7 कूलाम चार्ज था पॉजिटिव, तो ये भी तो +7 कूलाम चार्ज, सॉरी ये भी तो -7 कूलाम चार्ज को अंदर इंड्यूस कर लेगा। ये इस पे 7 कूलाम चार्ज है, तो ये -7 कूलाम को अंदर इंड्यूस कर लेगा ना, तो बाहर भेज देगा, बाहर भेज देगा प्लस का 7 कूलाम। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मान के चलो कि ये अगर मेरे पास एक +Q चार्ज रखा है यहाँ पे, और ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास है चार्ज Q यहाँ पे, तो ये +Q चार्ज क्या करेगा, ये अंदर की साइड -Q को इंड्यूस कर लेगा और +Q को बाहर भेज देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके आउटर सरफेस पे जो नेट चार्ज हो गया वो Q+Q हो गया। क्लियर है? ऐसा ही केस यहां बन रहा है, ऐसा ही केस यहां बन रहा है कि इस पे 7 कूलाम है, जैसे जिसको हमने बोला था QA, क्या बोला था, QA, तो 7 कूलाम ये चार्ज है, तो इसने -7 कूलाम अंदर इंड्यूस कर दिया, +7 कूलाम बाहर रहने दिया। तो आप ये बताओ कि इस पे तो हो गया +7 कूलाम, जबकि इस पे नेट चार्ज क्या बचा, नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज बचा +7 -10, तो इस पे नेट चार्ज बचा -3 कूलाम। क्लियर है? तो इस तरीके से जो नेट चार्ज होगा वो इनर सरफेस पे ज्यादा होगा और आउटर सरफेस पे जो होगा ये थोड़ा सा घट जाएगा इसके कारण से। क्लियर है? तो सर आपने तो कहा था कि चार्ज जो अंदर होता है वो बाहर आता है, बिल्कुल बाहर ही तो आया, ये +7 जब बाहर आया तभी तो ये -10 से -3 बना। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप ये देखो, आप इसकी रेडियस पे आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, मैक्सिमम। और उसके बाद जैसे आप यहां तक पहुंचेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी सरफेस तक, क्योंकि ये खाली जगह आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक, 0 नहीं होगी, सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, तो हमने यहां तक इसको दिखाया। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप सरफेस पे आए, जैसे ही आप कहां आए, सरफेस पे, जैसे ही आप कहां गए, जैसे ही आप सरफेस पे आए, तो आपने क्या देखा, चलो यहां तक मैं ऐसे करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हुई, तो आपने क्या देखा कि सरफेस पर आए तो सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैक्सिमम, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार कहां जाएगी, क्योंकि ये आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये देखिए कि यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहां से, और जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टुवर्ड्स 0। देखो ये आप अगर इस तरीके से दिखा दें, नीचे की साइड है, तो आप ये देखिए जितना आप इस एक्सिस के पास पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पहुंचेगी, 0 पे पहुंचेगी ना, मतलब कम होने की कोशिश करेगी। कैसे होने की कोशिश करेगी, कम। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई थी, तो ये धीरे धीरे 0 होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं बता देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज RB। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज ग्राफ नंबर 1। ये जो ग्राफ है ये कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ नंबर 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे कहा वो आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पे जो है आप क्यू इस पे क्यू ए चार्ज था, इस पे क्यू बी चार्ज था, तो आप उस तरीके की चीजों को समझ सकते हैं। आउटर पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा क्यू ए और माइनस का क्यू बी, क्योंकि ये तो क्यू बी तो माइनस का था ही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे समझना है ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर बाइनरी चार्ज। मतलब अगर आपको डबल चार्जेस दिए जाते हैं, जैसे आपको दो पॉजिटिव चार्ज दे दिए गए, ठीक है, या दो नेगेटिव चार्ज दे दिए गए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दे दिया गया, तो आप किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? ई वर्सेस आर ग्राफ आपको बनाना है। ये वाले ग्राफ थोड़े से आपके जेई और नीट में पूछे जाते हैं, तो आप समझिए। तो पहली चीज समझ लो कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में हो, राइट में हो, राइट में हो, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो, इन राइट, तो कर्व आपका बनेगा, कर्व आपका बनेगा अपवार्ड। ठीक है, कर्व आपको बनेगा अपवार्ड। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट, तो कर्व बनेगा डाउनवर्ड। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान के चलो कि हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, इक्वल, आप यहां पे ये भी ध्यान रखें इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें किस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि यहां पर हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक, और देखिए जरा, तो ये भी ग्राफ कैसा है, ये भी ग्राफ है ई वर्सेस आर। तो यहां पे हम दिखा देंगे कि भाई ये लिखा है ई और ये लिखा है कहीं पे आर, ई वर्सेस आर ग्राफ है। ठीक है, नाउ अभी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मान के चलो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे अगर मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज, अगर मैंने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया और एक प्लस क्यू चार्ज मैंने रख दिया यहां पे, तो अभी आप ये देखना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस जगह पे देखूं, इस जगह पे, इस वाले चार्ज के इस साइड, तो अब आप मुझे बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी। देखना जरा, देखो कि यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड बनेगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड बनेगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होंगी, तो दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट में जाएगी। कहां जाएगी, राइट में। तो इस साइड जो ग्राफ होगा दैट विल बी इन राइट। क्लियर? नाउ अगर मैं देखता हूं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, इसके लेफ्ट में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम चार्ज, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में बनेगी। तो अच्छा, एक बात, तो अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, तो लेफ्ट में बन रही है ना, तो लेफ्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। तो डाउनवर्ड ग्राफ को मैं कैसे बताऊंगा, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ही लेफ्ट में बन रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बीच में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अगर मैं यहां पे देखूं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, क्योंकि सेंटर में देख रहा हूं दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं सेंटर पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जीरो। ठीक ना, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, सेंटर से इस साइड, सेंटर से इस साइड देखता हूं, तो सेंटर से इस साइड देख रहा हूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगी कहां पे, इस साइड, राइट साइड, राइट साइड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ये वाले चार्ज से दूर की साइड जाएगी ना, ये जाएगी लेफ्ट की साइड, लेफ्ट की साइड।
तो अब मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, बताइए जरा। राइट वाली ना, क्योंकि ये वाला चार्ज पास में है ना, तो राइट वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे कैसा साइन बनाऊंगा, मतलब कैसे जो है ड्रॉ करूंगा इसको, राइट साइड बन रही है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से अपवार्ड, ऐसे मुझे इस तरीके ड्रॉ करना है, ये ऊपर से नीचे की साइड। इस पॉइंट पे तो जीरो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां बनेगी, देखो इस वाले के लिए लेफ्ट में, इस वाले चार्ज के कारण यहां पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इसके कारण इस साइड जा रही है। तो देखिए जरा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, लेफ्ट वाले के लिए ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, मतलब नीचे की साइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ देखने को मिलता है। बढ़िया लग रहा है ना ग्राफ, बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। अच्छा, आप घर के लिए ट्राई कर सकते हैं कि फॉर टू सिमिलर चार्जेस है ना, तो आप घर के लिए ट्राई कर सकते हैं फॉर बोथ पॉजिटिव है तो आप बोथ नेगेटिव ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है, फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अब मान के चलिए कि आपके पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये E है, ये E है, और आप दोनों साइड बता दें कि ये R है, ठीक है। नाउ अब आपको यहां दिखाना है कि एक चार्ज हो गया आपके पास प्लस Q और एक चार्ज हो गया आपके पास माइनस Q। क्लियर है। नाउ अभी देख लेते हैं जरा, ये माइनस Q चार्ज है तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, लेफ्ट में, और प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी राइट में। लेकिन आप समझो कि राइट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है तो दूर है ना, इसके लिए माइनस चार्ज पास में और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है लेफ्ट में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी लेफ्ट में होगी, और लेफ्ट के लिए जो ग्राफ होगा वो नीचे की साइड होगा, ये ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। अब इस पे देख लो, अगर मैं इस साइड देखूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लेफ्ट में प्लस Q के अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी राइट में। लेकिन वही है कि राइट में तो बना रहा है लेकिन ये दूर है ना, तो इसकी राइट साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड जाएगी, मतलब लेफ्ट में जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर पे अगर मैं देखूं तो सेंटर पे ये वाला भी बना रहा है ऐसे इस साइड, और ये भी बना रहा है इस साइड, ठीक है, दोनों बना रहे हैं ना, सॉरी ये बना रहा है इस साइड, तो ये दोनों की मतलब अगर मैं बीच में देखूं या मैं इस जगह पे भी देख लेता हूं, यहाँ पे भी, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस साइड, ठीक, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव के लिए बन रही है इस साइड, यहाँ पे भी बन रही है इस साइड और यहाँ बन रही है, तो हर जगह क्या है, ये दोनों के हिसाब से हम देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो राइट में ही जा रही है, तो दोनों के हिसाब से जो कर्व होगा ये अपवार्ड होगा, कैसा होगा, अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड कर, इस तरीके से हमें शो करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। जरूर से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों ने बुक परचेज कर ली है उनको बता दूं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस ऐड करे जा रहे हैं, आपको जल्दी ही एक्सेस हो जाएंगे QR कोड को स्कैन करके। और हाँ, आप इस बुक को अगर परचेज करते हैं तो यहाँ पर मेरी आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, QR कोड दिए गए हर एक सेक्शन में, तो आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जो लेक्चर्स की लिंक है डायरेक्ट वो भी मिल जाएंगे, और जल्दी ही हम इसको बहुत सारा अपडेट कर रहे हैं, तो एग्जाम टाइम पर ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। और इस बुक को परचेज करने के लिए एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक 2023-24 को परचेज करने के लिए जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। बहुत शानदार बुक है, इसका ऑथर मैं ही हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर से इस बुक को परचेज करें और मुझे बताएं कि ये बुक आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। बच्चे शेयर करते हैं, शो होता है, काफी सारे बच्चे शेयर करते हैं, आप भी शेयर करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।